हाँ वो थोड़ा सा रहेगा, कोई खास बात नहीं है। और चलिए अब देखिए, अरे देखो तो आज अपन एक बेहतरीन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। अपन लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरे अच्छे से ओवर किया है, उसका आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, और जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ मास्टर प्रॉब्लम थी, वैसे इसके अंदर मास्टर कंसेप्ट है। एक्चुअली 2-3 कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, जिनको समझने से ये चैप्टर बहुत आराम से हो जाता है। बहुत ही काम का चैप्टर है, इससे हर साल एक सवाल आता ही आता है। तो अगर ये चैप्टर अपन ने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो एक सवाल अपना श्योर हो गया IIT JEE में। अब बिल्कुल ध्यान सुनना है प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी को अगर अपन हिंदी में, वैसे इसको हिंदी नाम इसका प्रायिकता है, अगर हिंदी में पढ़े इसका नाम प्रायिकता है, प्रायिकता। लेकिन प्रोबेबिलिटी का एक और मीनिंग, इंग्लिश का एक और सिनोनिम अपन प्रोबेबिलिटी के लिए कह सकते हैं चांस, या हिंदी में उसको थोड़ा आसान शब्दों में कह सकते हैं संभावना। इस चैप्टर के अंदर हम लोग किसी भी काम के होने की संभावना की कैलकुलेशन करते हैं कि क्या संभावना है कि ये वर्क, ये काम हो जाएगा, या क्या संभावना है कि ये काम नहीं हो पाएगा। बहुत काम का और बहुत आसान चैप्टर है, जैसे मैं समझा रहा हूं बिल्कुल आपको इसको वैसे ही समझना है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं, और फिर उन टर्म से हम डेफिनेशन पर आएंगे, फिर उस डेफिनेशन को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर पहला एक शब्द जो समझना है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब यहां कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। कोई भी वर्क जो आप कर रहे हैं, कोई भी क्रिया जो आप कर रहे हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी की भाषा में एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब यहां लैब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। एनी वर्क दैट यू आर डूइंग, एनी वर्क दैट यू आर डूइंग, दैट वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी नोन एज एक्सपेरिमेंट। अपन मतलब भैया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई वर्क है। एक्सपेरिमेंट शब्द का मतलब हर जगह वर्क से होगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुने, जब भी आप कोई भी वर्क करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो उस काम के रिजल्ट स्वरूप आपको कुछ ना कुछ आउटकम्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा काम अपन लेते हैं, स्विच ऑन करके बल्ब को जलाना। अगर लाइट आ रही है, कनेक्शन सही है, तो आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। तो स्विच ऑन करना एक वर्क है, और उस वर्क का आउटकम क्या है कि भैया बल्ब जल गया। कोई भी वर्क होगी उसको हम प्रोबेबिलिटी की भाषा में एक्सपेरिमेंट कहेंगे। यहां एक्सपेरिमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं, इट इज जस्ट वर्क। और आप कोई भी काम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, उसका कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। कोई भी काम अगर अपन करते हैं, जैसे मान लो छोटा सा काम लेते हैं, डाइस को फेंकना। अपन ने हाथ में पासा लिया और उसको फेंका, तो ये वर्क है, एक्सपेरिमेंट है, पासे का फेंका जाना। अब इस वर्क का कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। अब डासा पासा फेंकेंगे, डाइस फेंकेंगे, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ये जो वर्क हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इनको अपन 2 प्रकार में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो भी वर्क है एक्सपेरिमेंट है, बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि इसकी थ्योरी को हम पचा पाए। कोई भी वर्क या एक्सपेरिमेंट है, उसके कोई भी काम करेंगे उसका कुछ ना कुछ आउटकम आएंगे। अभी हम आउटकम की बात करेंगे। अब जितने भी वर्क हैं उनको अपन 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला एक होगा साइंटिफिक, और दूसरा होगा रैंडम। क्या मतलब है साइंटिफिक और रैंडम का? साइंटिफिक वर्क वो होता है जिसका गिवन सिचुएशन में आउटकम फिक्स। साइंटिफिक का मतलब है फॉर गिवन कंडीशन फिक्स्ड आउटकम। अब जैसे आमतौर पर डे टू डे में हम जितने भी कार्य करते हैं वो सारे साइंटिफिक ही हैं। बल्ब का जलाना, लाइट आ रही है, कनेक्शन सही है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगी। इस प्रकार के वर्क कहलाते हैं साइंटिफिक वर्क्स। खासकर जो आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी साइंटिफिक हैं, जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट अपन करते हैं। तो अगर मान लीजिए सारी चीजें सही है तो हर बार ब्राउन ही रिंग बनेगी। ऐसा नहीं कि किसी की व्हाइट रिंग बन गई, किसी की येलो रिंग बन गई, ब्राउन रिंग बनेगी। जो भी वर्क अपन कर रहे हैं उसको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला साइंटिफिक वर्क। साइंटिफिक वर्क का मतलब है
कि अगर कंडीशन फिक्स है तो आउटकम फिक्स है। दूसरा है रैंडम वर्क। रैंडम वर्क का मतलब अगर कंडीशन फिक्स है तो भी एग्जैक्ट आउटकम फिक्स नहीं है, रैंडम, इसीलिए इसका नाम है रैंडम। रैंडम का मतलब होगा फॉर गिवन कंडीशन आउटकम इज नॉट फिक्स्ड। जैसे डाइस का फेंकना हो गया, डाइस फेंकना हो गया। अब एक ही आदमी एक ही तरीके से ऐसे एक ही टेम्परेचर एक ही कंडीशन में डाइस फेंके, लेकिन कभी उस डाइस पे 1 आ जाएगा, कभी उस डाइस पे 2 आ जाएगा, कभी उस डाइस पे 5 आ जाएगा, कभी उस डाइस पे 6 आ जाएगा। जो साइंटिफिक वर्क है इसमें प्रोबेबिलिटी की कोई स्टडी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर कंडीशन फिक्स है तो आउटकम फिक्स है, तो इसमें कोई संभावना की बात नहीं होती। अगर सारी कंडीशन सेट है तो वो जो होगा ही जो होना है। हम प्रोबेबिलिटी की बात, संभावना की बात रैंडम एक्सपेरिमेंट में करते हैं। क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट में करते हैं? क्योंकि इसका आउटकम फिक्स नहीं है, एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होने वाला है। कंडीशन भी फिक्स है, सारी चीजें फिक्स हैं, लेकिन आउटकम फिक्स नहीं है। क्योंकि आउटकम एग्जैक्टली फिक्स नहीं है तो हम संभावना की बात करते हैं। एक ही आदमी लगातार डाइस फेंक रहा है, अब वो फिर से डाइस फेंकने जा रहा है, तो हम ये तो जानते हैं कि अब वो आदमी डाइस फेंकेगा तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन क्या आएगा ये एग्जैक्टली नोन नहीं है। तो उनमें होती है बात संभावना की, कि क्या संभावना है कि अब की बार वो डाइस फेंके तो 1 आ जाए, या क्या संभावना है कि अब की बार डाइस फेंके तो 6 आ जाए। रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही हम वी टॉक या कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन आउटकम। क्योंकि यहां पर आउटकम फिक्स नहीं है, आउटकम एग्जैक्टली नोन नहीं है, तो हम लोग एक संभावना की बात करते हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में संभावना की बात आएगी तो वो हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए आएगी, साइंटिफिक के लिए कभी भी नहीं आएगी। अब एक डब्बा है मान लीजिए आपके सामने, उस डब्बे में अलग अलग रंग की गेंद पड़ी है, कुछ रेड, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, और डब्बा ऐसे ऊपर से कपड़े से ढका हुआ है, और आपसे बोला जाता है कि डब्बे में से हाथ डालिए कपड़ा उठा के और धीरे से एक गेंद निकालिए। अब आप गेंद निकालेंगे तो आप ही गेंद निकाल रहे हैं, डब्बा भी वही, गेंदे भी वही, कपड़ा भी वही, गेंद निकालने वाले भी आप ही, लेकिन आउटकम फिक्स नहीं है। हो सकता है लाल गेंद हाथ लग जाए, हो सकता है येलो गेंद हाथ लग जाए, हो सकता है सफेद गेंद हाथ लग जाए। तो जब आउटकम फिक्स नहीं होगा, आउटकम क्या आएगा वो एग्जैक्टली नोन नहीं होगा, तो हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, कि क्या संभावना है कि डब्बे में हाथ डाली भैया रेड गेंद आ जाए, या क्या संभावना है डब्बे में हाथ डाले व्हाइट गेंद आ जाए, एंड सो ऑन। सिंस द आउटकम इज नॉट एग्जैक्टली नोन, सिंस द आउटकम इज नॉट फिक्स्ड, सो वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम। क्या संभावना है कि ये आउटकम आ जाए। तो अभी अपन जो शुरू में अभी 5-10 मिनट और लेंगे, अपन सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर की भाषा सीख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बात कैसे करनी है। तो एक्सपेरिमेंट या वर्क जो भी होगा, एक्सपेरिमेंट का मतलब वर्क है। यहां पर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कोई क्रिया की जा रही है, कोई ना कोई वर्क है, हर वर्क का कुछ ना कुछ आउटकम होगा, कुछ ना कुछ आउटकम होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। जो ज्यादा बेहतर शब्द वो रिजल्ट नहीं है, ज्यादा बेहतर शब्द आउटकम ही है। फिर अपन ने वर्क को कैटेगराइज कर लिया कि भैया कोई भी क्रिया है, कोई भी वर्क है, वो 2 प्रकार का होगा, या तो साइंटिफिक, रैंडम। अगर साइंटिफिक वर्क का मतलब ये है कि चीजें फिक्स, अगर कंडीशन फिक्स तो आउटकम फिक्स है भाई, और रैंडम का मतलब है सारी चीजें फिक्स हैं, सेटअप पूरा फिक्स है, लेकिन आउटकम फिक्स नहीं है। साइंटिफिक के अंदर कोई प्रोबेबिलिटी की बात नहीं होती, आपने चीजें सही की हैं तो आउटकम वही आएगा जो आना है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि आउटकम फिक्स नहीं है, आउटकम में रैंडमनेस है, इसलिए हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम की। ओके, अभी तक हमने 3 शब्द बेसिकली यूं समझ लीजिए, एक्सपेरिमेंट देख लिया, काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट देख लिया, और आउटकम देख लिया। अब सुनिए ध्यान से, अब हम ये समझ चुके हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी की बात, संभावना की बात
आमतौर पर रैंडम एक्सपेरिमेंट में होती है, ऐसे एक्सपेरिमेंट में होती है जिनका आउटकम एग्जैक्टली नोन नहीं है, जिनका आउटकम वेरी करता है। एक शब्द है सैंपल स्पेस, धीरे धीरे समझते चलें। एक शब्द है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने संभव आउटकम हो सकते हैं उन सारे संभव आउटकम्स का सेट कहलाता है सैंपल स्पेस। जैसे अपन एक सिंगल सिक्का उछालते हैं, तो अगर सिंगल सिक्का उछालते हैं तो सिंगल सिक्का उछालने का सैंपल स्पेस होगा हेड और टेल। क्योंकि अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हैं, एक ही आदमी अगर सिक्का उछाल रहा है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं भैया? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही आउटकम हो सकते हैं। ऐसे ही सैंपल स्पेस, किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस, अब मैं पूरे चैप्टर में एक्सपेरिमेंट शब्द का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपकी आदत भी पड़ जाए। पर एक्सपेरिमेंट का मतलब यहां पर सिंपली वर्क है, किसी भी क्रिया को हम एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। अब सुनो, किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने संभव आउटकम हो सकते हैं। अब उनकी संभावना अलग अलग होगी। सिक्का उछाल रहे हैं, क्या संभावना है कि हेड आ जाए, क्या संभावना है कि टेल आ जाए, वो तो बाद की बात है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस की। जैसे डाइस फेंक रहे हैं, एक सिंगल डाइस फेंक रहे हैं, तो सिंगल डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 या 6। अगर एक सिंगल डाइस फेंकी जाती है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। सैंपल स्पेस सिंपल सा मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। उस गिवन एक्सपेरिमेंट के जितने संभव आउटकम हो सकते हैं, जितने संभव आउटकम हो सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कहलाता है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को आमतौर पर कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये आ गया। अच्छा, मान लीजिए दो सिक्का उछालें, तो ठीक है यार, दो सिक्का उछालोगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये आ गया दो सिक्का उछालने का सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का सिंपल सा मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एक और शब्द, एक शब्द एक्सपेरिमेंट ढंग से समझ लिया, एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं समझ लिया, सैंपल स्पेस समझ लिया। अब शब्द आता है इवेंट। इवेंट, आमतौर पर हम किसी ना किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट इवेंट कहलाता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ करोड़ों इवेंट हो सकते हैं। इवेंट का कोई और छोर नहीं है। जैसे डाइस फेंकने वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर डाइस फेंकने वाला एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं तो कई इवेंट हो सकते हैं। जैसे एक इवेंट हो सकता है ऑड नंबर का आना, या दूसरा इवेंट हो सकता है इवन नंबर का आना, या तीसरा इवेंट हो सकता है प्राइम नंबर का आना, चौथा इवेंट हो सकता है नंबर ग्रेटर देन 4 का आना। ऐसे करोड़ों इवेंट हो सकते हैं। किसी भी गिवन एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत सारे इवेंट एसोसिएट कर सकते हैं। विद एनी गिवन एक्सपेरिमेंट, विद एनी गिवन एक्सपेरिमेंट, many events can be associated। इवेंट शब्द का मतलब है बस सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे ऑड नंबर का आना एक इवेंट है, तो ऑड नंबर का आने का इवेंट कैसे होगा? 1 3 या 5 हो जाए। इवन नंबर का आना एक इवेंट है, तो इवन नंबर कैसे आएगा? 2 4 या 6 आ जाए। प्राइम नंबर का आना एक इवेंट है, प्राइम नंबर कैसे आएगा? 2 3 5 आ जाए। 4 से बड़ा नंबर आना एक इवेंट है, 4 से बड़ा नंबर कब आएगा? जब 5 या 6 हो जाए। ये है इवेंट। हम हमेशा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इवेंट का मतलब क्या है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यहां पर एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ, तो यहां इसके साथ आप ऐसा इवेंट भी जोड़ सकते हैं
कि नंबर ग्रेटर देन 10, तो इस बार नल सेट हो जाएगा, यानी ये इवेंट कभी हो नहीं सकता कि डाइस फेंके और 10 से बड़ा नंबर आ जाए। लेकिन फिर भी वह इवेंट एसोसिएट तो कर ही सकते हैं। इवेंट का मीनिंग समझिए, इवेंट का मतलब होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, बस। अब नल सेट भी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है, सेट थ्योरी थोड़ी बहुत पड़ी हुई है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ध्यान रखना कि ऊट पटांग कैसे भी इवेंट जोड़ सकते हैं। नेगेटिव नंबर का आना एक इवेंट, -100 से छोटा नंबर का आना एक इवेंट, बस होगा इतना ही कि वो कभी होगा नहीं, और जब आप उस सेट को लिखने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो अपन हमेशा जब प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े हुए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड, या लर्न होना चाहिए, बल्कि फाइंड क्यों करेंगे, फाइंड तो किया हुआ है। वी विल लर्न वेज टू फाइंड probability of happening of any event associated with experiment। यही इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसके साथ जुड़े हुए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। आप थोड़ा दिमाग रखते होंगे, वैसे रखते ही हैं, तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ अरबों खरबों इवेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी भी इवेंट की दो ही शब्द इंपॉर्टेंट हैं, इवेंट, एक्सपेरिमेंट। तो इस चैप्टर में हम तरीके सीखेंगे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े हुए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो अभी आपने 3 शब्द समझ लिए, सैंपल स्पेस, इवेंट एंड एक्सपेरिमेंट। और अब हम आगे सीखेंगे, अब हम भाषा बोलना सीख गए हैं। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एनी गिवन एक्सपेरिमेंट। कॉपी करिए। ओके, तो हम 3 इंपॉर्टेंट शब्द समझ गए जिनका हम भर भर के इस्तेमाल करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट। इन्हीं 3 शब्दों पर पूरी प्रोबेबिलिटी है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, नया पेज जोड़ लेते हैं इसमें। ओके, अब हम आते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर। अब हमको एक्सपेरिमेंट का मतलब पता है, सैंपल स्पेस का मतलब पता है, इवेंट का मतलब पता है, और हम कुछ जानकारी हमारे दिमाग में आ भी गई है कि भैया किसी भी एक्सपेरिमेंट अरबों खरबों इवेंट हो सकते हैं, एनी इवेंट हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन था ना, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग पढ़ ली और उसी से पूरा पीएनसी कर दिया, उसी से, और कुछ नहीं पढ़ा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी है, बस यही एकलौती चीज। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अपन पढ़ेंगे और उससे ही पूरी प्रोबेबिलिटी चलेगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो फिर भी कुछ नए कंसेप्ट आए थे, इस चैप्टर में अब कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका नाम क्लासिकल इसलिए है क्योंकि सबसे पुरानी है, जैसे क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल म्यूजिक तो सबसे पुराना है, तो वैसे ही है ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए बात करें क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की। बिल्कुल ध्यान से समझना है, और नहीं समझ में आएगा बीच में टोक के ही पूछना है, क्योंकि जब डेफिनेशन खत्म हो जाएगी तो कंफ्यूज हो चुके होंगे। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है, इफ एनी एक्सपेरिमेंट हैज टोटल m outcomes which are, हाँ यहां तक जो मैंने लिखा, किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल m आउटकम्स हैं। जैसे सिक्का अपन उछालते हैं 2 आउटकम आते हैं, हेड या टेल। डाइस अपन फेंकते हैं 6 आउटकम आते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट है, इफ एनी एक्सपेरिमेंट हैज टोटल m आउटकम्स
विच आर, अब यहां पर आउटकम्स की हम यहां पर प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी? आउटकम। विच आर इक्वी प्रोबेबल, विच आर, ध्यान देखें, अब यहां जो प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, विच आर यानी किसके बारे में लिख रहे हैं? ये आउटकम के बारे में लिख रहे हैं। इक्वी प्रोबेबल या इक्वी लाइकली, कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। आइए पहले इन प्रॉपर्टी को समझें। कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके टोटल m आउटकम्स हैं, टोटल, और ये आउटकम कैसे होने चाहिए? ये आउटकम इक्वली लाइकली होने चाहिए, यानी सारे आउटकम के होने की संभावना सेम होनी चाहिए। आइए यहां से लिखें, इक्वली लाइकली का मतलब है ऑल आउटकम्स हैव सेम चांस ऑफ अकरिंग। भैया जैसे अपन डाइस फेंक रहे हैं, अब 1 के आने की भी वही संभावना है जो 2 के आने की संभावना है। कुछ डाइस ऐसे होते हैं वो एक तरफ से भारी होते हैं, एक तरफ से हल्के होते हैं। मेरे पास एक डाइस था जो ऐसा भारी था, तो उसमें क्या था कि आप जो है ऐसे फेंकें तो मैं 6 बहुत बार आता था, 1 के पीछे ही 6 होता था। तो वैसे ही ऐसा डाइस नहीं, ऑल आउटकम्स हैव सेम चांस ऑफ अकरिंग, यानी सारे आउटकम का सेम चांस ऑफ अकरिंग है, सारे आउटकम का इक्वली लाइकली। टोटल m आउटकम्स हैं और ये सारे के सारे आउटकम कैसे होने चाहिए? इन आउटकम्स में ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, कोई भी आउटकम दूसरे आउटकम के ऊपर फेवर नहीं किया जाएगा, कोई भी आउटकम दूसरे आउटकम से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी अपन जब डाइस फेंकेंगे तो किसी भी ट्रायल के अंदर उस किसी भी आउटकम के आने की संभावना सेम होनी चाहिए। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, एक और शब्द यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा, ट्रायल। ट्रायल का मतलब है उस काम को करना। जैसे डाइस फेंक रहे हैं, तो डाइस अपन ने एक बार फेंकी तो एक ट्रायल, 2 बार फेंकी दूसरा ट्रायल, 3 बार फेंकी तीसरा ट्रायल। उस काम को करने को हम, उस एक्सपेरिमेंट के होने को, उस एक्सपेरिमेंट के करने को हम कहते हैं ट्रायल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शब्द का मतलब है कि भाई डाइस फेंक रहे हैं तो 6 आउटकम, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आएगा केवल एक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है द फाइनल रिजल्ट विल बी ओनली वन ऑफ द आउटकम्स। भाई हैं टोटल आउटकम 6 हैं, लेकिन अगर आप डाइस फेंकेंगे तो आएगा 6 में से केवल कोई एक ही। जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए उस एक्सपेरिमेंट का, वो एक ही आउटकम आना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आउटकम, यानी एक बार में एक ही आउटकम आएगा। अगर कोई एक आउटकम आ गया तो तय हो गया कि बाकी दूसरा आउटकम नहीं आया है। एक्सपेरिमेंट के एक ट्रायल में एक ही आउटकम मिलेगा। डाइस के टोटल 6 आउटकम हैं, लेकिन कभी भी आप डाइस फेंकेंगे तो उन 6 में से एक ही नंबर फाइनल रिजल्ट की तरह आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि whenever you do the experiment, only one of the outcomes comes as the final result. अगर 1 आ गया तो तय हो गया कि 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आए। 2 आ गया तो तय हो गया 1, 3, 4, 5, 6 नहीं आए। सिक्का उछाला, हेड आ गया, तय हो गया टेल नहीं आया। उसके आउटकम बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी एक भी हो गया तो बाकी सारे नहीं होंगे। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उन सारे पॉसिबल आउटकम्स में से केवल एक ही आउटकम फाइनली रिजल्ट की तरह आएगा। एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि आपने सारे संभव आउटकम लिख लिए। ऐसा नहीं कि गलती से आपने सैंपल डाइस का सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया, 6 पर ध्यान नहीं दिया, और जब पासा फेंका तो 6 आ गया। एग्जॉस्टिव का मतलब है नन आउटकम एक्सेप्ट दीज m outcomes comes as a result।
यानी जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इन्हीं एम आउटकम में से ही एक फाइनल रिजल्ट बनता है, इन्हीं एम आउटकम में से ही एक फाइनल रिजल्ट बनता है। ये मीनिंग होता है एग्जॉस्टिव का। तो आइए परिभाषा को कंप्लीट करें, परिभाषा को आगे बढ़ाएं। तो क्या कहता है, इफ एनी एक्सपेरिमेंट हैज टोटल एम आउटकम्स विच आर इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड out of these m outcomes exactly n outcomes belong to the set, belong to event T, belong to इवेंट ई। और जो ये एम आउटकम्स हैं, इन एन आउटकम्स में से एग्जैक्टली एन आउटकम किसी इवेंट ई के सेट को बिलोंग करते हैं, इवेंट ई के सेट में है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी एन अपॉन एम, यानी आउटकम्स in set of E divided by total outcomes। इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E अपॉन टोटल आउटकम्स। वाह, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो अगर मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट के टोटल एम आउटकम्स हैं और उन एम आउटकम्स में से एन आउटकम्स किसी इवेंट टी को फेवर करते हैं, फेवर करने का मतलब इवेंट टी के सेट में बिलोंग करते हैं, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी एन बाई एम। जबरदस्त डेफिनेशन, एक बार फिर दोहरा देता हूं। कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसके टोटल एम आउटकम्स हैं और वो जो टोटल एम आउटकम्स हैं वो इन तीन शर्तों को सेटिस्फाई करते हैं, वो जो एम आउटकम्स हैं वो इन तीनों शर्तों को सेटिस्फाई करते हैं, वो इक्वली लाइकली भी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। इन एम आउटकम्स में से एन आउटकम्स किसी इवेंट ई को फेवर करते हैं, फेवर करने का मतलब इवेंट ई के सेट को बिलोंग करते हैं। तो उस इवेंट ई के होने की संभावना, उस इवेंट ई के होने का चांस, उस इवेंट ई के होने की प्रायिकता, उस इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल अपॉन टोटल। बस यही गुरु मंत्र है इस चैप्टर का, फेवरेबल अपॉन टोटल। कॉपी करें तो क्वेश्चन लू कुछ। अब सुनो एक बार फिर से, ये हो गई क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएं। अब हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि अब हम छोटे छोटे सवालों को कर सकते हैं। अब मैं छोटे छोटे सवालों से चैप्टर को बिल्ड करूंगा और सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे हम चैप्टर बिल्ड करते आते हैं और कितना जबरदस्त तरीके से इसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो हमारा अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन चुका है, उसका यूज आता है। अब आओ थोड़ा सा डाइस का ही क्वेश्चन ले, डाइस का ही क्वेश्चन। डाइस का जो सैंपल स्पेस है वो है 1 2 3 4 5 और 6। ये डाइस है, यानी भैया कभी भी आप डाइस फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। और इन के 6 आउटकम इक्वली लाइकली हैं। आप डाइस फेंकते हैं तो जो भी मेरे हाथ में डाइस है मैं फेंकूंगा तो चांस 1 आने का भाई 2 आने का है, चांस 2 आने का 3 आने का है, एंड सो ऑन। ये सारे एग्जॉस्टिव भी हैं, डाइस फेंकूंगा तो यही 6 के 6 ही आएंगे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। आउटकम तो टोटल 6 हैं, लेकिन डाइस फेंका जाएगा तो एक ही आउटकम फाइनल रिजल्ट की तरह आएगा। तो ये हमारे क्लासिकल डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब मैं अगर मान लो एक इवेंट बोलूं, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने का क्या चांस होगा, तो बहुत आसान, टोटल आउटकम कितने हैं 6, कितने ऑड नंबर हैं 3, ये लीजिए ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आप तो ये गुरु मंत्र रट लो कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फेवरेबल अपॉन टोटल।
यानी उस इवेंट के सेट में कितने आउटकम्स हैं और टोटल कितने आउटकम्स हैं, बस। अब यहीं पर मैं पूछूं भैया इवन नंबर आने की संभावना बताओ, तो कितने इवन नंबर हैं, 3, टोटल कितने नंबर है, 6, तो इवन नंबर आने की संभावना। कितना आसानी से प्रोबेबिलिटी बताई गई है, कितनी एलिगेंटली बताई गई है। आपका जो काम है उसके होने के तरीके फेवरेबल अपॉन टोटल। आइए यहीं पर अगर मैं पूछूं ऑड प्राइम, ऑड प्राइम आ जाए तो ऑड प्राइम आपके पास 2 ही हैं, तो 2/6। यहीं पर मैं पूछूं इवन प्राइम, क्या संभावना है कि इवन प्राइम आ जाए, तो एक ही इवन प्राइम है 1/6। आई थोड़ा लेवल बढ़ाएं, चुटकुले बहुत हो गए। प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ज्यादा आसान है। प्रोबेबिलिटी में आपको एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम देखने हैं और एक्सपेरिमेंट के फेवरेबल आउटकम देखने हैं। फेवरेबल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, कितने आउटकम हैं जो आपके इवेंट के सेट को बिलोंग करते हैं, कितने आउटकम हैं जिनके आने से इवेंट हो जाएगा, कितने आउटकम हैं जो इवेंट के होने को फेवर करते हैं, वो ऊपर आएगा, अपॉन टोटल नीचे आएगा। आइए छोटे छोटे चुटकुले से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा चुटकुला, एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 5 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस आर अरेंज्ड इन अ रो। 5 एप्पल और 4 ऑरेंज को एक लाइन में जमाया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सट्रीम फ्रूट्स आर एप्पल्स। टोटल 9 फ्रूट हैं और 9 के 9 फ्रूट को लाइन में जमाया जा रहा है। तो हम आएंगे प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम फ्रूट्स एप्पल्स, तो ये आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग, टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग फ्रूट्स, और ऊपर आएगा फेवरेबल वेज ऑफ अरेंजिंग फ्रूट्स। अब फेवरेबल वे क्या होगा, वेज ऑफ अरेंजिंग fruits so that extreme fruits are apples, ताकि दोनों कोने के फ्रूट्स, एक्सट्रीम फ्रूट्स, कोने के फ्रूट्स एप्पल आ जाए। अब भैया टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। 5, 4, 9 फ्रूट हैं और सारे अलग अलग हैं, कोई 5 एप्पल 4 ऑरेंज सब अलग हैं, तो टोटल जमाने के 9 फैक्टोरियल तरीके, फेवरेबल तरीके 9 जगहें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम चाहते हैं दोनों कोनों में एप्पल आए, यहां पर एप्पल भरने के 5 तरीका, यहां पर एप्पल भरने का 4 तरीका। बीच में कितनी जगह बच गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह 7 फ्रूट जमाने के तरीके, 7 फैक्टोरियल। तो फेवरेबल हो गया 5 × 7 फैक्टोरियल × 4। कोई भी चीज के होने की संभावना होगी टोटल उस काम को करने के तरीके और ऊपर फेवरेबल तरीके से काम करने के तरीके। प्रोबेबिलिटी यही होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। कॉपी करिए, चलो और सवाल लगाएं। प्रोबेबिलिटी में धीरे धीरे आप अपन बिल्ड करेंगे चैप्टर को, देखेंगे सब लोग ध्यान से। आइए और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन मान लीजिए कहता है 2 natural numbers are randomly selected from first 20 natural numbers। 2 natural numbers फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर से रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। What is the probability that their sum is number 1 even, number 2 odd। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, शुरुआत के लिए सिंपल। 2 नेचुरल नंबर शुरू के फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर से सेलेक्ट किए जाते हैं रैंडमली। क्या संभावना है कि उनका सम इवन हो या सम ऑड हो? तो पहला सम इवन,
दो नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने के टोटल तरीके 20C2, 20 नेचुरल नंबर हैं, कोई भी दो चुन लो, 20 में से कोई भी दो चुनने के तरीके 20C2। अब फेवरेबल तरीके पर आ जाओ। अब हम चाहते हैं कि सम इवन हो। सोचो, टोटल की कैलकुलेशन हमेशा इजी होती है। सोचो सम इवन कैसे होगा। सम इवन दो तरीके से होगा, या तो दोनों के दोनों इवन नंबर्स चुनिए, या दोनों के दोनों ऑड नंबर्स चुनिए। आइए आगे बढ़ें। टोटल तो 20C2 आ गया। टोटल इवन नंबर कितने हैं? 10। शुरू के 20 नेचुरल नंबर की अगर आप बात कर रहे हैं, शुरू के 20 नेचुरल नंबर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो शुरू के जो 20 नेचुरल नंबर हैं, शुरू के 20 नेचुरल नंबर हैं, उसमें 10 इवन है, 10 ऑड हैं। तो दोनों नंबर इवन हो जाएं, इसकी 10C2 केस बनेंगे। 10 इवन नंबर है, कोई भी दो चुन लो। देखो पीएनसी है, मैं बताता हूं। प्रोबेबिलिटी का मतलब दो बार पीएनसी लगानी है। एक बार न्यूमरेटर की कैलकुलेशन में पीएनसी, एक बार डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन में पीएनसी, एक बार टोटल आउटकम कैलकुलेट करने के लिए पीएनसी, एक बार फेवरेबल आउटकम कैलकुलेट करने के लिए पीएनसी। तो 10C2, दो इवन नंबर चुन लिए, और दो ऑड नंबर चुनने के तरीके भी 10C2, क्योंकि शुरू के 20 नेचुरल नंबर अगर लिए जाएं तो उसमें 10 इवन हैं, 10 ऑड हैं। आइए सम निकालें कि दोनों का सम ऑड आ जाए। तो भैया टोटल दो नंबर चुनने के तरीके 20C2। अब सम ऑड कैसे आएगा? सम ऑड एक ही तरीके से आएगा कि वन नंबर इवन एंड अदर नंबर ऑड। एक इवन चुन लें, एक ऑड चुन लें। देखो इवन सम दो तरीके से आ सकता था, ये तो दोनों नंबर इवन चुने या दोनों नंबर ऑड चुने, लेकिन ऑड एक ही तरीके से आ सकता है, एक इवन चुन लो, एक ऑड चुन लो। तो भाई साहब इवन चुनने के तरीके 10C1, ऑड चुनने के तरीके भी 10C1। कॉपी करिए। और देखिए एक और क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that fourth power of a randomly chosen natural number ends in 6। ends in 6 का मतलब है इसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाए। ends in 6 का क्या मतलब है? कि उसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाए। ends in 6 का क्या मतलब है? कि उसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाए, ये समझिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्थ पावर ऑफ अ रैंडमली चोजन नेचुरल नंबर एंड्स इन 6? फोर्थ पावर ऑफ अ रैंडमली चोजन नेचुरल नंबर एंड्स इन 6। क्या संभावना है कि फोर्थ पावर ऑफ अ रैंडमली चोजन नेचुरल नंबर एंड्स इन 6? मतलब क्या संभावना है कि अगर एक रैंडमली नेचुरल नंबर चुना जाए तो उसकी फोर्थ पावर की यूनिट्स डिजिट 6 हो। चलो देखते हैं। देखो इधर देखो, यूनिट्स प्लेस ऑफ n। कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप चुनेंगे तो या तो उसकी यूनिट्स प्लेस 0 होगी, या 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, और कुछ नहीं होगी। यहां पर मैं बगल में सबसे पहले लिखना चाहूंगा यूनिट्स प्लेस ऑफ n स्क्वायर। अगर नेचुरल नंबर की यूनिट्स प्लेस 0 है तो उसका स्क्वायर करने पर भी यूनिट्स प्लेस 0 आएगी। 1 वाले का स्क्वायर करने पर 1 आ जाएगी, 2 वाले का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगी, 3 वाले का स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगी, 4 वाले का स्क्वायर करने पर 6 आ जाएगी, 5 वाले का स्क्वायर करने पर 5 आ जाएगी, 6 वाले का स्क्वायर करने पर 6 आ जाएगी, 7 वाले का स्क्वायर करने पर 9 आ जाएगी, 8 वाले का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगी, और 9 वाले का स्क्वायर करने पर 1 आ जाएगी। यहीं पर मैं बगल में लिखना चाहता हूं यूनिट्स प्लेस ऑफ n की पावर 4। स्क्वायर का फिर से स्क्वायर कर दीजिए। 0 वाले की यूनिट्स प्लेस 0 आ जाएगी, 1 वाले की यूनिट्स प्लेस 1 रहेगी, 4 वाले की यूनिट्स प्लेस 6 हो जाएगी, 9 वाले की यूनिट्स प्लेस 1 आ जाएगी,
6 वाले की यूनिट्स प्लेस 6 हो जाएगी, 5 वाले की यूनिट्स प्लेस 5 हो जाएगी, 6 वाले की यूनिट्स प्लेस 6 हो जाएगी, 9 वाले की यूनिट्स प्लेस 1 हो जाएगी, 4 वाले की यूनिट्स प्लेस 6 हो जाएगी, 1 वाले की यूनिट्स प्लेस 1 ही रहेगी। तो देख सकते हैं फोर्थ पावर में यूनिट्स प्लेस 6 कहां कहां आती है, 1 2 3 4। यानी जो आपने नेचुरल नंबर चुना है, अगर उसकी यूनिट्स प्लेस 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो जो आपने नेचुरल नंबर चुना है अगर उसकी यूनिट्स प्लेस 2 4 6 8 हुई तो उसकी फोर्थ पावर की यूनिट्स प्लेस 6 हो जाएगी। तो नेचुरल नंबर अगर चुनते हैं तो यूनिट्स प्लेस की टोटल पॉसिबिलिटी 10 है, यूनिट्स प्लेस की टोटल पॉसिबिलिटी, और हमारी फेवरेबल पॉसिबिलिटी यूनिट्स प्लेस की 4 है। तो आंसर आ गया 4/10। यूनिट्स प्लेस की टोटल 10 पॉसिबिलिटी है, कोई भी नेचुरल नंबर चुनेंगे तो यूनिट्स प्लेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई ना कोई होगा। तो यूनिट्स प्लेस की टोटल 10 पॉसिबिलिटी हैं और उन 10 पॉसिबिलिटी में से केवल 4 पॉसिबिलिटी हमको फेवर करती हैं, 2 4 6 एंड 8। तो आंसर आ जाएगा 4/10। कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है अ लीप ईयर इज randomly selected. What is the probability? What is the probability that it has number 1 53 Sundays, number 2 53 Sundays and 53 मंडेज। एक लीप ईयर रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। अब आइए बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 300 और लीप ईयर में 366। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं 52 इंटू 7 प्लस 2 कह सकते हैं। क्या यही आता ही है? तो 7 का मतलब आपके पास 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे, यानी 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, 52 संडे आ गए। अब ये 2 दिन होंगे, लगातार होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मंडे हो गया, एक फ्राइडे हो गया। अब बचे हुए 2 दिन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। बचे हुए दिन की टोटल 7 पॉसिबिलिटी है। 52 हफ्ते तो हो गए पूरे। अब 52 हफ्ते बीत जाने के बाद जो बचे हुए 2 दिन हैं, ये तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। कुल मिला के 7 पॉसिबिलिटी है बचे हुए 2 दिन की। अगर पहले वाले केस में बात करें कि प्रोबेबिलिटी 53 संडे हो जाए, तो 53 संडे देखिए बचे हुए 2 दिन पर ही सारा निर्भर है, और बचे हुए 2 दिन में टोटल 7 पॉसिबिलिटी हैं, जिनमें से 2 पॉसिबिलिटी हमको फेवर करती हैं, ये और ये। तो 53 संडे होने की पॉसिबिलिटी 2/7। लेकिन अगर दूसरे केस की बात करें, अब की बार वो बोलता है 53 संडे भी होने चाहिए और 53 मंडे भी होने चाहिए। तो बचे हुए 2 दिनों की टोटल पॉसिबिलिटी 7 है, लेकिन उनमें से कौन कौन सी फेवर करती हैं, केवल पहली वाली ही फेवर करती है, क्योंकि मैं संडे मंडे दोनों हैं। तो 53 संडे और 53 मंडे होने की संभावना 1/7। तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 और 53 संडे एंड 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7। कॉपी करो। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहता है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। पेयर ऑफ डाइस को ऐसे 2 डाइस फेंकी गई, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
the sum of the numbers on dice is 10. Take two cases. Number 1, both dices different. Number 2, both dices alike. देखो डाइसेस डिफरेंट है, डाइसेस अलाइक होने का भयंकर फर्क पड़ेगा। मैं बताता हूं क्यों। मान लो एक रेड कलर की डाइस है और एक व्हाइट कलर की डाइस है, अलग अलग रंग की डाइस है। तो अब मैं इनको फेंकता हूं तो रेड पर 1 आता है, व्हाइट पर 2 आता है, या रेड पर 2 आता है, व्हाइट पर 1 आता है। तो 1 2 और 2 1 दो अलग अलग केस बनेंगे। लेकिन अगर दोनों ही सफेद कलर की डाइस है, दोनों आइडेंटिकल डाइस है, तो किसी पर भी 1 आए किसी पर भी 2 आए, एक ही केस बनेगा। जब डाइसेस डिफरेंट का मतलब समझ लो अलग अलग रंग की डाइस है, एक रेड है एक व्हाइट है, तो रेड पर 1 व्हाइट पर 2 या रेड पर 2 व्हाइट पर 1 दो अलग अलग केस है। लेकिन अगर डाइस अलाइक है, आइडेंटिकल है, दोनों सफेद कलर की डाइस है, तो किस पर 1 आया किस पर 2 आया डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो 1 2 2 1 सेम केस बन जाएगा। चलो इसको मैं आराम समझाता हूं। दोनों डाइस, आइए मैं तो क्या करता हूं आपको समझाने के लिए पूरा बना देता हूं। अगर 2 डाइस फेंकोगे तो टोटल कितने आउटकम आएंगे? टोटल 36 आउटकम आएंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 टोटल आउटकम जब डाइसेस डिफरेंट है। सुनेंगे ध्यान से, यहां पर इनका सम लिखते हैं। इसका सम 2 आ रहा है, इन केसेस का सम 3 आता है, इन केसेस का सम 4 आता है, इन केसेस का सम 5 आता है, इन केसेस का सम 6 आता है, इन केसेस का सम 7 आता है, इन केसेस का सम 8 आता है, इन केसेस का सम 9 आता है, इन केसेस का सम 10 आता है, इन केसेस का सम 11 आता है, और इन केसेस का सम 12 आता है। अगर डाइसेस डिफरेंट हैं, यहीं पर डाइसेस अगर डिफरेंट हैं, तो पहले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, टोटल आउटकम 36 हो जाएंगे, जिनमें फेवरेबल केस 3 हो जाएंगे, 3/36। अब यहीं पर दूसरे केस पर आ जाएं, जब अब सम 10 चाहिए। अब डाइसेस जब अलाइक होंगी ना, एक जैसी होंगी ना, तो ये नीचे वाला या ऊपर वाला इस हिस्से को कंसीडर मत करिए। क्यों मत करिए इस हिस्से को कंसीडर? क्योंकि 1 2 का 2 1 मौजूद है। क्योंकि डाइसेस अलाइक हैं तो 1 2 2 1 में अंतर नहीं कर पाएंगे, 1 3 3 1 में अंतर नहीं कर पाएंगे, 1 4 2 3 या 3 2 4 1 में अंतर नहीं कर पाएंगे। जब डाइसेस अलाइक होंगी तो टोटल आउटकम की जब बात करेंगे तो टोटल बस यही इतने ही आउटकम आएंगे, यानी 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो टोटल आउटकम 21 ही होंगे एक्चुअली। और जब फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे तो 2 ही फेवरेबल आउटकम। मैंने बना के इसलिए बताया ताकि आप बिल्कुल बहुत अच्छे समझ पाए। डाइसेस डिफरेंट होने की स्थिति में रेड पर 1 व्हाइट पर 2 या रेड पर 2 व्हाइट पर 1 दो अलग अलग केस हैं। लेकिन डाइसेस अलाइक होने की स्थिति में 1 2 ऊपर वाला जो ट्रायंगल, जो अपर ट्रायंगल है, उसको भूल जाइए, क्योंकि जो ये केस हैं, ये केस लोअर ट्रायंगल में ऑलरेडी मौजूद है। तो डाइसेस अलाइक होने की स्थिति में 2/21 है, जबकि डाइसेस डिफरेंट होने की स्थिति में 3/36 है। कॉपी कर लीजिए।